नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा में 10 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है। उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। किसके दावों में कितना दम है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में हर 5 साल में कुछ ना कुछ अलग रंग जरूर देखने को मिलता है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का सिलसिला शाम ढलते ढलते थम गया। आखिरी दिन सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बहादुरगढ़ और रोहतक में जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो किया, वहीं सिरसा में अशोक तंवर ने पसीना बहाया। कुरुक्षेत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जहां इनेलो के लिए वोट मांगे, वहीं पंजाब के हास्य कलाकार भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए फतेहाबाद में प्रचार किया। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर इस बार कांग्रेस, भाजपा, इनेलो और बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले कई रोज से जो नेता दिन रात जनता के दरबार में हाजिरी भर रहे थे, अब उनके घर बैठकर बेसब्री से जनता का फैसला सुनने का वक्त नजदीक आ रहा है। फिलहाल तो हरियाणा में 10 अप्रैल को मतदान होने हैं और सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 16 मई को नतीजे ही बताएंगे कि किसके दावों में कितना दम था। क्या कुछ नया था, क्या कुछ बदला इस बार जब 5 साल बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं? क्या अपेक्षाएं हैं मतदाताओं की अपने उम्मीदवारों से? उम्मीदवार कितना जवाबदेह इस बार बनेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा जी, हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल जी भी हमारे साथ हैं। सहगल साहब, कितना बदलाव देख रहे हैं इस बार अब चुनाव प्रचार में? क्या कुछ बदला है या सब कुछ पहले जैसा ही है? देखिए, ये चुनाव प्रचार हो गया, लोगों ने अपने अपने नारे और अपने पक्ष में हवा, बहुत कुछ हो गया, लेकिन मैं तो सैद्धांतिक रूप से देखना चाहूँगा कि ये लोकसभा इलेक्शन पिछले सभी लोकसभा चुनावों से भिन्न है और उसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। चाहे वो अंडर करंट हो, आपको वो नज़र नहीं आ रही हो। आप स्वयं कह रही थी कि हरियाणा में एक नई पार्टी जुड़ गई, आम आदमी पार्टी। तो अब और पिछले चुनावों के मुकाबले चुनाव आयोग ने जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं, उससे भी लोगों में बड़ी जागरूकता आई है। और मैं समझता हूं कि आज का मतदाता पहले के मुकाबले परिपक्व हो गया है। वो जाति पाति या किसी तरह के भुलावे में या किसी तरह की खानदानियत में वो आने वाला नहीं है। अब मन किसी और तरह से बनाता है, मुझे क्या मिलेगा। तो मैं कहूँगा, कल तक बहुत प्रचार वाक्य चल रहे थे, अब आज जब हम बैठे हैं तो अब जो है मतदाता की बारी है। दिस इज द राइट टाइम फॉर दी वोटर टू डिसाइड। पर सवाल फिर यही है, यहाँ है कि क्या मतदाता उसको पता है कि उसका वोट कितना कीमती है? रूरल एरियाज में भी, जहाँ 70% आबादी गांव में है हरियाणा में। देखिए, वो आज ही की अगर आप वो देखें, असम की आप चलें, पूर्वोत्तर की तरफ देखें, वहाँ की जो औसत आई इलेक्शंस की, दैट शोज के आज का मतदाता जो है वो जाग गया है। ही और शी या बूढ़े बुजुर्ग सब वो जानते हैं कि भाई क्या होगा। हिमाचल में बार बार दिखाया जा रहा है, एक सबसे पहला मतदाता दिखाया, बड़े वृद्ध हैं, वो आज भी कहता है कि मैं तो लोकतंत्र का पर्व मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये एक मतदाता देश की तकदीर, देश की तस्वीर सब कुछ बदल सकता है यदि वो अपने मत का सही ढंग से प्रयोग करे। योगेंद्र जी, आप हरियाणा कवर करते हैं, बहुत सालों से हरियाणा में काम कर रहे हैं। कितना आपको लगता है कि जो सहगल साहब कह रहे हैं कि मतदाता अब जागरूक हो चुका है, क्या हरियाणा का मतदाता भी उतना जागरूक हो चुका है? क्योंकि देश की बात करें तो 10 करोड़ नए वोटर्स जुड़े हैं इस बार। जी। देखिए, मैं बिल्कुल सहगल साहब की बात से बहुत सहमत हूँ। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, इस बार 10 तारीख को ये इलेक्शन होने जा रहा है, बहुत कम समय हमारे पास बचा है। कल का दिन और जो कल की रात है, वो जो पॉलिटिशियंस हैं पुराने, उनकी वो कहते हैं कत्ल की ये रात होती है, कयामत की भी। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हरियाणा के जो मतदाता हैं वो बहुत अवेयर हैं, बहुत चेंज है, बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है। पिछले 5 सालों में क्या बदले हैं वो? जी, बिल्कुल वो बदले हैं, वो समय के साथ अपडेट हो रहे हैं। और बहुत छोटा स्टेट है और दिल्ली से लगता हुआ है, राजधानी से लगता हुआ है, तो उनकी आप कभी पिछले एक अतीत पे जाएं
और हरियाणा के किसी इतिहास को अगर आप नज़र मारें तो वो एक वेव के साथ वो जाते हैं, और उनके जो फैसले हैं, आप 2004, 99, उससे पहले 98 के इतिहास को अगर देखें, आप नज़र डालें समीकरणों पे, तो वो एक हवा और वो बदलाव की बयार जो है, उसमें उनके जो डिसीजन है वो बड़े परिपक्व फैसले हरियाणा के मतदाता लेते हैं। डॉक्टर श्याम, आपको क्या लग रहा है? आप खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है? जैसे योगेंद्र जी भी कह रहे हैं। दो बातों के बारे में मैं बतलाना चाहूँगा कि आप ये देखें कि आज नहीं है, हरियाणा का मतदाता तो पहले दिन से जागरूक था, लेकिन उसमें एक फ़र्क बड़ा आया कि पहले वो जातिवाद के नाम पर इधर उधर हो जाता था, बट दिस टाइम इट इज़ नॉट देयर। हाँ, यहाँ सवाल मेरा भी यही था कि जहाँ जाति समीकरण हमेशा हावी रहे हैं, तो क्या इस बार मुद्दों पर बात देखिए, वही मैं बताता हूँ कि मुझे 40 साल तो मैंने प्रैक्टिस की, और उससे पहले मैं पढ़ा भी हरियाणा में, और रोहतक और जो गढ़ है इसका, तो उस वक्त जो था, उस वक्त क्या होता था कि भाई ये सरपंच बैठा है, ये नंबरदार बैठा है, इसने जहाँ कहाँ वोट देंगे। आज एक घर में भी ये नहीं कह सकते कि 5 आदमी कहाँ वोट देंगे। ये जागरूकता आई, यानी कि पति और पत्नी भी अलग अलग वोट दे सकते हैं। सबसे बड़ी जागरूकता तो ये आई है, उसके पीछे बहुत सारे समृद्धि है, एजुकेशन है, विकास है। दूसरी बात जो आई है वो ये आई है कि पहले मतदाता दिखता था कि मैं किसके साथ हूँ। आज सहगल साहब भी गए हैं, मैं भी गया हूँ। आज मतदाता अपना कोई मन का भेद नहीं देता है। हाँ, खामोश है, बिल्कुल खामोश है, और उसने डिसाइड कर रखा है, इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि भाई ऐसा करना है। तो इस बारे में जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, वो जो कुछ भी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई वो ठीक होगी। या आप उनके बारे में भी कह पा रही, जो 70% ग्रामीण आबादी है। हाँ, ग्रामीण आबादी शहरों से ज्यादा जागरूक है, वो इसको पर्व की तरह मनाती है। जो शहरी आबादी तो वहां तक गया, भीड़ देखी तो वापस आ गया, कोई दोस्त आ गया तो बैठ गया, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। इससे पहले इलेक्शनों में जब तक सेशन नहीं आए थे तो उनको ढोके ले जाते थे रिक्शा में या उसमें, लेकिन गांव के लोगों को कोई नहीं ढोके ले जाता था। इवन देन द वोटिंग परसेंटेज वाज मच मोर देन द सिटी। असम और त्रिपुरा में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, लग रहा है कि यहाँ भी कुछ वैसा देखने को मिल सकता है। और क्यों? क्योंकि बदलाव की जो बात कह रहे हैं कि सहगल साहब भी कह रहे हैं, एक बदलाव चाहता है मतदाता। देखिए, इसका तो पता लगेगा 16 मई को। हाँ, ये क्योंकि ये तो इस बात को ये भी मानते हैं कि मतदाता नहीं बता रहा, तो किस आधार पर कह रहे हैं कि बदलाव की मान रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जब मतदाता अपना मन ही नहीं दे रहा, तो बदलाव तो सिर्फ टीवी का हुआ है कि वो बैठ रहे हैं। क्योंकि मतदाता क्या चाहता है, मतदाता ये बातें नहीं सुनना चाहता। अभी करनाल के एक जो एमपी आए हैं भाजपा के, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई मैंने करनाल में भी कोठी ले ली और पानीपत में भी ले ली। तो एक व्यक्ति ने वहीं पूछ लिया कि जी आपने 4 दिन में ले ली तो बेचने में भी तो 2 दिन लगेंगे। मतदाता आज इतना जागरूक है, वो सवाल पूछ रहा है। वो कहता है जी आपने ले ली 4 दिन में तो बेचने में भी आपको 2 दिन लगेंगे। यानी वो बहकावे में नहीं आता। आज का मतदाता पूर्ण रूपेण, एक तो देखिए साक्षरता बहुत बढ़ी हरियाणा में, उससे सबसे बड़ी बात यह है, साक्षरता बढ़ी, समृद्धि बढ़ी, जो विकास हुआ सारा का सारा, उससे इन बातों ने उसको जागरूक कर दिया, और वो पक्का जागरूक है और मन बना के बैठा है। और दूसरी बात जो इस पिछले 10-12 साल में मैं देख रहा हूँ कि जो जातिवाद से ऊपर उठकर जो ठेकेदार बनते थे, वो आज भी अपने में बनना चाहें, लेकिन उनके साथ नहीं है जनता। वो अपना दिखाते पर बात तो अभी भी होती है। बात तो उम्मीदवार भी उसी तरह से उतारे जाते हैं। उम्मीदवार उतारने में देखा जाता है कि कहाँ क्या समीकरण बनते हैं। बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात। जो गांधी जी ने एक बार कहा था, गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी शिमला में, तो उसने कहा था कि भाई क्योंकि 6000 फीट पर है, तो उन्होंने कहा जो 600वीं मंजिल पर बैठा है राजा, उसको जनता का पता ही नहीं है। तो उसमें चाहे वो टीवी वाले हों चाहे बड़े पॉलिटिशियन हो, दे डोंट नो द ग्राउंड रूल्स। लेकिन जो जैसे मैं दीपेंद्र के बारे में कह सकता हूँ, क्योंकि वो पूरे 8 साल गांव में, ही नोज अबाउट इट। हाँ, जो लोग यहाँ सहगल साहब, यही सवाल है कि जो लोग जा रहे थे बीच में, जनता के बीच में, शायद उनसे उनका सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जो नहीं जाते तो वहाँ कुछ धक्का लग सकता है। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि क्या जो मतदाता है कितना बदला है? जो डॉक्टर श्याम भी कह रहे हैं कि अब
बदलाव आया है, जागरूक ज्यादा हुआ है, क्या वाकई जागरूकता मुद्दों को लेकर हुई होगी? हाँ, यही बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बात उठाई है कि मैं समझता हूँ वो भी एक एजेंडा लेके चलता है। अगर हमारा हरियाणा कृषि प्रधान क्षेत्र है, पंजाब के साथ साथ पूरे देश को अनाज देता है, तो अब किसान ये भी सोचता है मेरा हित किसके साथ है, कौन मुझे झांसों में लेके चलता है, कौन मेरा असली हित का पोषण करता है और कौन मेरी वास्तव में विकास की नैया को कौन खेता है, वो देख के चलता है। वादे तो सभी कर रहे हैं, वादे तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर अभी सखज भी कह रहे थे कि वो जो एक साक्षरता बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, तो उसके कारण उनकी दृष्टि दिनों दिन बदल रही है। और हम ये इस बात को न भूलें कि उसको आप छोड़ दीजिए, एक बहुत बड़ा इस बार एक युवा वर्ग का जो मतदाता आएगा और हरियाणा की जो महिलाएं आएंगी, महिला मतदाता वोट करेंगी, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उस निर्णय करने में। और दोनों में देखिए कि हरियाणा में युवा शक्ति को आप नहीं पीछे मान के नहीं चल सकते। ये अलग बात है कि उम्मीदवारों में जो विभिन्न पार्टियों और के से लड़ रहे हैं उसमें भी हमने बड़े युवा मखौटे पेश किए हैं, वह पार्टियों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस वक्त ये मतदाता ये बिल्कुल मान के चलेगा, अब वो नहीं है। वो जो पहले कहा जाता है ना, वोट छप जाएगी, हाँ। आप वोट दो ना तो आपकी वोट छप, अब नहीं हो सकता। अब उसमें नोटा भी है। हाँ, ये अगर विकल्प जो है अब, हाँ, कि आप नन ऑफ द अबव, आप इसमें से किसी मैं ये कितनी बड़ी भूमिका निभा ये सकता बहुत है बड़ी इस पर? भूमिका निभाएगा अगर बिशर्ते उसका पूरी तरह आप उसको शिक्षित कर क्या पाए। मतदाता, Especially बात युवा बात लोगों- वही है युवाओं कि में क्या तो ये- मतदाता इतना जागरूक है कि उसके पास अब एक विकल्प है? हाँ, कि अगर आपको पसंद नहीं, भाई घर मत बैठिए, आप वोट जरूर डालिए, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ग्रामीण क्षेत्र में शायद नोटा इतना प्रभावी ना हो, यही लेकिन मेरा युवाओं में जरूर होगा। अच्छा, सबसे दूसरी बात, जो चुनाव सुधारों की बात करते आ रहे हैं ना, चुनाव सुधारों का ने भी आप प्रचार देखिए। मैं कल डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था, मैं इस रविवार को यहाँ से जींद तक अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव किया मैंने। मैं किसी पर्सनल कारण जाना था, ना कोई शोर, ना कोई पोस्टर, ना कोई दफ्तर थे, जो पहले हो गए थोड़े बहुत। क्यों, उसकी क्या वजह लग रही है? वो सोशल मीडिया पे नहीं, ज्यादा नहीं, प्रचार नहीं, किया नहीं, गया, इलेक्शन इसलिए कमीशन ने इलेक्शन इसका- कमीशन का हाँ। कि वो उसने खर्चे को बंदिश देखे। लगा। चुनाव आयोग की उसने कह भूमिका दी, ज्यादा प्रभावी। ये भी करोगे तो ये खर्चा आपको पहले तो पड़ेगा। लंगर लगते थे, अब नहीं लगते हैं वो। हाँ। ये बहुत अच्छा हुआ है। रास्ते में रुका, मैंने कहीं तो चाय इससे क्या उस पर लगाम लग पाएगी कि जो चुनाव में अंधाधुंध खर्च होता था? देखिए, उस पर तो लगेगी लगाम, लेकिन वहां भी, क्योंकि मैं तो वहां रहा हूं, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कौन दे रहा। मतदाता अपने मन से देता है वोट। मतदाता कभी भी इस तरीके से नहीं देता वोट कि खाना कहाँ खा के आया। पहले भी नहीं ऐसा पहले था? भी बहुत शुरुआत में था, लेकिन पिछले 20-25 साल से नहीं है। हाँ, 20-25 साल से वो जहां भी जाएगा वो देखेगा चलो चाय मिल रही है, पी ले तू चाय, तो वो, लेकिन वोट के लिए नहीं होगा। हाँ, पर वो भी डॉक्टर साहब एक उसमें बात ये भी थी, पर ये भी आपने पहले भी कहा था, पहले बिरादरीवाद की भी बात थी। अरे भाई चलो, और पंचायत की भी बात थी, भी जो गोत्र की बात थी, सारी बातें थी, वो लेकिन अब धीरे-धीरे खत्म हट हो क्या गई। बिल्कुल भी नहीं, कुछ तो है। नहीं, देखिए, बिल्कुल तो किसी चीज को कोई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें हैं। पर ज्यादा फीसदी क्या होगा? जो अब जो है, मैंने बताया ना कि एजुकेशन और समृद्धि से, और उसके बाद चुनाव जो आयोग है उसने जिस तरीके से लोगों को बताना शुरू किया, फिर टीवी माध्यम ने बताना शुरू किया, इन सारी चीज़ों से लोगों में जागरूकता आई है। और उस जागरूकता का ही कारण है कि आज चुप बैठा है मतदाता, हाँ बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं बता रहा। यानी कितने ही पोल पंडित कुछ भी कह ले, इज नॉट टेलिंग। हाँ, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कहीं भी किसी भी तरफ जा यूपी के इलेक्शन में देखा, सारे कयास धराशायी हो गए। तो आज यहाँ भी यही हाल है। क्या आप इस बात को दिल्ली में भी देखा? दिल्ली में सब आम जगह आदमी जो है, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि मतदाता इतना सयाना है कि वो अपने मन की बात नहीं देता किसी को। और जो दल इतने सयाने बन रहे हैं कि पूरा वो हिसाब लगाते हैं कि यहाँ से किसे उतारा जाए, कितना वोट बैंक किस जाति का हो सकता वो है। तो समीकरण पे लेके देखिए, चलते उनको आहिस्ता आहिस्ता अकल आएगी, आएगी, ये नहीं है कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे उन्हें पता लगेगा भी समीकरण का कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो बात आएगी। क्योंकि हरियाणा की तो हम बात कह सकते हैं कि ये मिथ जो है जातिवाद का काफी हद तक टूटा है, बहुत हद तक टूटा है। आपको भी लगता है योगेंद्र जी, ये जो डॉक्टर श्याम कह रहे हैं कि एक मिथ था जातिवाद का, वो टूटता कहीं दिखाई दे रहा है इस बार? देखिए, डॉक्टर साहब की बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ,
क्योंकि जब से हरियाणा बना है, किसी भी स्टेट में आप जाइए तो यहाँ 10 लोकसभा की सीटें हैं। और इस बार का जो इलेक्शन है, जैसे चर्चा चल रही है, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला कि ये लोकसभा का इलेक्शन है केवल, इसके साथ विधानसभा का चुनाव नहीं होने जा रहा है, पहला कारण है। विधानसभा और पंचायत और स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी का जो इलेक्शन है, वो उसका रंग आपको मार्केट में नज़र आता है, मार्केट सजी हुई नज़र आती है, वोटर उस रंग में रंगा हुआ नज़र आता है। वो लोकसभा में नहीं दिखाई देता। वो लोकसभा में कभी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें आपको झंडा, बैनर और दीवारें काली हुई नहीं मिल रही हैं कहीं भी। पूरे प्रदेश में आप कहीं जाइए, क्या वजह क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है समाज में। और संसदीय इलेक्शन के अंदर ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। और इसमें जो यंग जनरेशन है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि पत्नी का वोट भी अलग जा सकता है, तो एक विचारधारा का बदलाव है और उसकी अपनी सोच है, उसका अपना एक डिसीजन है। वोट का कोई ठेकेदार नहीं है। जो 30 से 40 साल की एज का ग्रुप का जो मतदाता है, उसका अपना एक अलग डिसीजन है। दिल्ली में यही हुआ है। जो युवा मतदाता है उसने अच्छा वोट पोल किया है। जो परसेंटेज की जहाँ तक बात है, उसकी परसेंटेज बढ़ाने में भी जो यंग जनरेशन है वो आगे आई है। और जहाँ तक बात ये है, जो कास्ट फैक्टर की आप बात कर रहे थे, अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, सहगल साहब ने भी कहा है, तो एक अनफॉर्चुनेट पहलू ये है राजनीति का कि आप अगर हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं तो हर सीट पे एक मोहर लगी हुई है, एक ठप्पा लगा हुआ है कि साहब सोनीपत सीट जो है फलां कास्ट को बिलोंग करती है और एवरेज जो है 15 लाख वोटर हैं एक लोकसभा सीट पे। और आप मानेंगे कि जो दल अपने उम्मीदवार खड़े करे वो यही समीकरण देकर खड़ा कर रहे हैं? कोई मेरिट नहीं है कास्ट के अलावा कोई मेरिट नहीं है। ये ब्राह्मण सीट है, ये जाट सीट है, ये रिजर्व सीट है। इसके अलावा हम कोई चुनाव करने में कोई दूसरी मेरिट सारी अलग रख दी। क्यों नहीं है? क्यों नहीं मुद्दों पर बात होती है? अभी मैं एक बात बताता हूँ, जब यूथ साथ आते हैं तो अरविंद शर्मा इंडिपेंडेंट बना था और जिस सीट को एक आ जाता है जाट सीट है, उससे बना था ब्राह्मण। समझे आप? वो बदल जाता है बाद में। तो मैं नहीं, नतीजों के बाद कुछ भी बदला जाता है, लेकिन जब उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं तब क्या? नहीं, मैं आपको 2 बातें कही ना कि पॉलिटिकल पार्टी का माइंडसेट अभी भी वही है, लेकिन वोटर का नहीं है। अब योगेंद्र जी, क्या वोटर्स का माइंडसेट भी बदला है? बिल्कुल, वोटर का जो माइंडसेट है वो बदला है, लेकिन हर लोकसभा सीट पे अलग सिनेरियो है। वहाँ किस तरह का पोलराइज होगा, आज रात में किस तरह का माहौल बनता है। अगर एक खास कास्ट किसी पार्लियामेंट्री सीट पे अगर किसी तरह की हवा चलती है, किसी तरह का प्रोपेगेंडा होता है, अब कल का दिन और एक रात बची है, तो इस दौरान एक तमाम तरह की अफवाहें, रूमर्स और यूनिटीज और सब कुछ शुरू होता है। चौधर की लड़ाई शुरू होती है, कास्ट फैक्टर्स आ जाते हैं। तो वो अभी भी ये है, बिल्कुल अभी भी ये लगता है काम कर सकता है। ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी, लेकिन इसमें बदलाव के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को पहल करनी होगी। देखो, सारे देश की तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये मिथ, आप भी, हम तीनों बैठे हैं, चौथा मैं बैठा हूँ, हरियाणा में ये मिथ टूटा हुआ दिखा दूंगा मैं इस बार। 16 मई को हम साथ ही होंगे, फिर उसके बाद जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन योगेंद्र जी, युवा मतदाता जो है हरियाणा का, वो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? जो डॉक्टर श्याम भी कह रहे हैं कि बदलाव तो आएगा, उन्हें लग रहा है कि युवा मतदाता कुछ बदल सकता है यहाँ पर। डॉक्टर साहब हमारे बहुत सीनियर जो है, इनका एनालिसिस बहुत अच्छी बात है। ये डॉक्टर साहब की एक बहुत वाइड सोच का नतीजा भी है। डॉक्टर साहब का जो विचार है वो पॉजिटिव विचार है, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल पार्टीज अगर इनके विचार मान लें तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आ जाए। मैं वोटर्स की बात कर रही हूँ। वोटर देखिए, आप भी गए होंगे लोगों के बीच। बिल्कुल लोगों के बीच में भी मैं गया हूँ। और क्या होता है कि चुनाव के दौरान ये तमाम फैक्टर काम करते हैं। इलेक्शन में कास्ट फैक्टर है, तमाम चीज़ें उभर के आती हैं, आप उनको नकार नहीं सकते। अब देखना ये होगा कि वही जैसे 16 मई वाली बात है, जब रिजल्ट्स आएंगे तब ये सब चीज़ें खुलेंगी और लास्ट मोमेंट पे वोटर कन्वर्ट हो जाता है कि साहब जीतने वाला कैंडिडेट वो है और हमारे समाज का भी है, चलिए वोट हम उसे डाल देते हैं। तो ये इसी में मैं एक और बात जोड़ता हूँ कि जो इलेक्शन में शुरू में फील्डिंग की गई, हरियाणा में बड़ी विलक्षणताएं देखी गई हैं, अलग चीजें, अजूबे देखे गए। दल बदल भी बहुत हुआ है इस बार। किराए का आदमी लेके आए, दूसरा पार्टी ज्वाइन की और रातों रात टिकट मिल गई। दिल भी बदला गया, दल भी बदला गया। वो क्या, वो वोट बैंक से भी तो, वो वोट बैंक की राजनीति जो बात कह रहे हैं या डॉक्टर ने कि वो वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन मतदाता बेवकूफ नहीं है, वो इतना निकम्मा नहीं है कि वो इस खेल को नहीं समझता। कल तक आप
आई हैव ऑल रिकॉर्ड्स फॉर वेरी वेरी सीनियर पॉलिटिशियंस, अब नाम न भी लें हम, कि गुड़गांव को देख लें और जगह देख लें, आपने 20 साल गुजारे एक पार्टी के साथ, अचानक आप उधर आ गए, या दूसरी पार्टी को आपको लगा तो वो हो गया, और करनाल में आपके जो और समीकरण फिट नहीं हुए तो आपने कहा पे एक पंजाबी आ गए। तो ये चीज़ें तो भ्रम पैदा करने के लिए शायद कुछ भूमिका अदा करती हों, लेकिन जो मतदाता है वो आप मान के चलिए नहीं, एक तो मतदाता की जो वोट डालने की औसत बढ़ रही है, और ये जानबूझ के नहीं किया गया, इस देश को कंपलसरी वोटिंग की तरफ आना पड़ेगा। जाली मतदान रुक गया और वो जो भीड़ खरीद वो रुक जाएगा। हाँ, और यानी कि लोकतंत्र की तरफ हम और ज्यादा मजबूत हो जा गए मैं हैं। एक उदाहरण दूंगा मैम। रोहतक को जाट बहुल एरिया माना जाता है भी। चौधरी देवीलाल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, अगर हम ये लेके चलें कि वो जाटों की वोट ले गए, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह किन वोटों से बने? एंड ही वन 3 times। वो भी तो जाट थे। Why he was not known एक like ही that? जगह युगेंद्र जी, समझे? जब दो एक ही कास्ट से खड़े होते, वहाँ क्या समीकरण फिर बनते? नहीं, मैं एक अगर बात हम जाति बता रहा हूँ कि समीकरणों की उस बात वक्त करें, था वहाँ ये पे क्या हाल। होता है? उस वक्त ये हाल था। और उस वक्त तो यहाँ तक हाल था कि ये पर्टिकुलर पार्टी वाला ही जाट है, दूसरा जाट ही नहीं है। इवन दिस थिंग वाज देयर, लेकिन नाउ दिस हैज गॉन। देयर आर 3 things which have played part। कि इससे पहले क्या होता था कि आपने देखा है कि जो लोकल पार्टी होती थी भाजपा, उसके साथ कॉम्बिनेशन होती थी और वो कॉम्बिनेशन बना के ले जाते थे। इस बार वो कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि वो जो जिस पार्टी से हुआ है वो पार्टी का कहीं वजूद है नहीं, तो आप भी उसका मानिए। नहीं, अब इस बार नई आम आदमी पार्टी अच्छा, में दूसरी मैदान में पार्टी है। क्या है कि उसकी भी मैं आता हूँ। उसके बाद आती है इनलो की। इनलो का जिस तरीके से डिमोलिशन हुआ है उसका बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वही कास्टिस्ट वोटों को ज़्यादा गार्नर करते थे, वही ज़्यादा हवा देते थे उसको। उस बाकी कांग्रेस ने हवा नहीं दी, भाजपा ने हवा नहीं दी, यानी दोनों पार्टियों ने कभी जातवाद को हवा नहीं दी। ये ठीक है कि वो टिकटें उस तरीके से बांटेंगी क्योंकि माइंडसेट ऊपर से चलता है। हाँ। लेकिन इन दोनों ने कभी हवा नहीं दी। इसी तरह आप है, वो कोई जातिवाद को हवा नहीं दे रहा, हालांकि उसने भी योगेंद्र यादव को दे दिया वोट। तो बेसिकली क्या है कि जो माहौल बना है वो जातिवादता के खिलाफ बना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात बना है मुद्दों पर। यस, और मुद्दे जो हैं important। वो किन चीज़ों के मुद्दे हैं? एक मुद्दा जो बहुत भयंकर तरीके से कहा जाता है कि महंगाई का है। तो महंगाई के बारे में मैंने पहले भी एक दफ़ा आपके इस पे चैनल पर बताया था कि 1966 में इसमें चंडीगढ़ में दूध का भाव 1.5 रुपया किलो था, पेट्रोल का भाव 80 पैसे लीटर था, मजदूरी 1.5 रुपये थी, जो सबसे नीचे तबके का मजदूर दिहाड़ीदार मजदूर है। आज दिहाड़ीदार मजदूरी 350-400 है। दैट मीन्स मोर देन 200 times। हाँ, पर महंगाई भी बढ़ी है, सुनिए ना, चीजें महंगी हुई हैं। चीजें मैं बता रहा हूँ, दूध कितना महंगा हुआ है? 25 times। इकोनॉमी पे अच्छा, हम जा रहे पेट्रोल हैं कितना अब। बढ़ा हुआ है? नहीं, वोट का इस पर भी आज मेड सर्वेंट, उसको उसके बड़ी मुश्किल हस्बैंड, है। दोनों के पास मोबाइल है, दोनों नए कपड़े पहनती है, जो पहले उतरे हुए कपड़े पहनते थे। पर अभी भी मुद्दे तो हैं ना। नहीं, ये मुद्दा अभी भी मैं वही बता रहा हूँ। महंगाई के साथ भ्रष्टाचार भी भ्रष्टाचार है। भी है, भ्रष्टाचार मुद्दा भी है। योगेंद्र जी, मुद्दों पर कितना मतदाता यहाँ का खड़ा होता है? बहुत बड़ा असर मेरी राय में मुद्दों का है। और पहला ऐसा ये चुनाव है जिसमें आप कोई किसी तरह की वेव आपको नहीं दिख रही है, लेकिन मतदाता खामोश है, उसका अपना डिसीजन सेफ है, सुरक्षित है, वो आपको बता नहीं रहा है। जिस तरह से पहले ओपनली वो इस तरह की घोषणाएं होती थी कि हम फला पार्टी के साथ हैं, ऐसा हो रहा है, तमाम रैलियां हुई हैं, मोदी खुद हरियाणा के अंदर आए हैं, चंडीगढ़ में आए हैं, उसके बावजूद आप मतदाता की राय लेने में आपको बहुत कोशिश करनी होगी, तब जाके वो आपको अपनी राय बताएंगे। अभी शायद उसमें भी शायद चुप्पी वो साध जाएं। तो इश्यूज हैं, और इशू होने के कारण ही आप 10 सीटें अगर हरियाणा में लोकसभा की हैं तो 10 की 10 सीटों पे आप उलझन में हैं। आप किसी एक सीट को एक तरफा नहीं बोल सकते बिल्कुल कि तो लगभग 10 सीटों पे अगर आज की हम बात करें, आज की अपडेट की बात करें, तो त्रिकोणीय मुकाबले हैं। आप नंबरिंग तो दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते फलां सीट मैंने फलां पार्टी जीतने जा रही है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है। जब ये रिजल्ट्स आएंगे तब आपको ये ओपन होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ था और वो जनता क्या चाहती थी, तब एक पिक्चर क्लियर होगी। सहगल साहब, वो ये इनकी बात में एक संकेत ये भी है, जो पहले भी कहा था, मैं उसी को आगे लेके चलता हूँ। ये ट्रेलर है,
आने वाले विधानसभा चुनाव का। कई नेताओं ने खुद कहा है कि भाई कोई बात नहीं, अभी आप आने वाले चुनाव में आपको देखेंगे, मतलब अगर आपको टिकट डिनाई किया गया, आपको नहीं एकोमोडेट किया, हम आगे करेंगे, अगले चुनावों में देखेंगे। तो हरियाणा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कौन हावी होता है, किसे जगह मिलती क्या ये है। माना जाए कि इनके 16 मई के जो नतीजे आएंगे उनका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, सहगल नहीं, साहब, उसकी एक भूमिका तैयार होगी, असर नहीं होगा, भूमिका तैयार होगी, उसको आप आगे कैसे लेके एक चल बात सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि मान लिया मैं कैंडिडेट हूं और मुझे टिकट नहीं दी गई, हाँ, तो पर सुनिए आप, तो मैं, वो जो वोटर थे वो मुझे तो दे सकते थे, लेकिन मेरे कहने से आपको या आपको मैं नहीं नहीं दिलवा वो सकता। नहीं, हाँ। नहीं वो देख, व्यक्तिवाद, पॉसिबल। व्यक्तिवाद जो है। हाँ, वो मैं नहीं वो कहा, वो मैंने नहीं, कहा। मैं सिर्फ हाँ, बताना चाहता हूँ कि भाई इससे अगर कोई हम असर सोचेंगे, वो ये कह रहा है या वो छोड़ गया है पार्टी को, ये असर नहीं पड़ने वो वाला। तो दल बदल का उस पर ठप्पा लग यानी गया, कि लोग जानते हैं वो उसको। ये सोचे कि भाई इसको इतने वोट मिले थे विधानसभा में और ये इतने जिस पार्टी में गया उसमें ले जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, यही तो हम कह रहे हैं। आपके मतदाता टूटते हैं। बिल्कुल, मतदाता अपनी मर्जी करता है। कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक जो बड़ा तबका आपके साथ था वो आपके उसको साथ ही धक्का भी जाए। लगता है, बहुत डॉक्टर तगड़ा साहब। धक्का लगता है। लगता है कि हमने तो ये किया, आपको आगे करा और ये हुआ, तो ही कैन रिएक्ट वोट की मतदान के वक्त। और क्या योगेंद्र जी, इस बार आपको क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? इस पर क्या कुछ बदला नजर आ रहा है? सहगल साहब ने जो चर्चा की शुरुआत की थी, तो मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ, या फिर जो हरियाणा की जो पिक्चर है वो थोड़ा सा हम क्लियरली बात कर लें। तो हरियाणा में एक पोजीशन ये आई थी कि सत्ताधारी जो कांग्रेस है जी, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब कैंपेन की स्टार्टिंग की तो उसमें क्या था कि विधायक भी कई धड़ों में बटे हुए हैं। कोई विधायक किसी सांसद के हैं तो कोई दूसरे सांसद के हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने सोच लिया कि आप विधायक हैं तो आपको अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी लोकसभा का चुनाव है। ये जो सोच है, तो जो फार्मूला था वो फार्मूला अल्टीमेट मुख्यमंत्री को एक फार्मूला लागू करना पड़ा कि साहब मेरिट बनेगी और आपके हल्के में हम देख लेंगे कि छन के क्या आया है, और उसके बाद आपका इलेक्शन भी आने वाला है। तो जब आपने वो चैलेंज उनको किया कि साहब ये इस तरह का अगर आप काम करेंगे, आप इनएक्टिव रहेंगे, तो वक्त आपका भी आ रहा है, फिर हमारे से आप वोट की अपील करने के लिए, कोई रैली करने के लिए आप नहीं। इसी तरह से चुनौतियां सत्ता पक्ष को ज्यादा है, इसी तरह से सत्ता पक्ष को ज्यादा चुनौतियां हैं। इसी तरह से तो यहाँ हरियाणा में जो सबसे बड़ा फायदा है वो फायदा है जो दूसरी पार्टियों ने टिकटें दी हैं गलत। बहुत अहम इशू है, ये बहुत बढ़िया बड़ा वो बात है। है। आप देखिए ये इसमें बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, क्योंकि वहाँ जो हालांकि है, जिन्होंने टिकट दिए उन्होंने भी कुछ सोच समझ के दी है कि हमारा नहीं, देखिए, आप देखिए, आप आप मुझे बताइए कि एक डॉक्टर आदमी साहब को बहुत- जलंधर से ला रहे हैं एक दिन, जिसको ना उस करनाल में कभी वो रुका चाय पीने के लिए भी, उसको आप ला रहे हैं, तो कैसे उसको जनता एक्सेप्ट करेगी? नहीं, इसमें डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया और बहुत अहम अच्छी बात कही है कि तरह आपने रोहतक में जो आया। ये वही चीज है कि आपने पूरा सब खेत तैयार कर दिया है और लास्ट में मैं आता हूँ कुछ फसल दबंग कोई लोगों और को ले लेकर गया। फसल काट के मैं ले जाता पर हूँ। बात तो योगेंद्र जी फिर मतदाता पर आती है। क्या मतदाता इतना सोचता है, yes, या वो एक बिल्कुल, दल के साथ जा रहा है, एब्सोल्युटली एक दल की घोषणाओं के साथ जा रहा है, उसके वादों के साथ जा रहा है? जी जी देखिए, मैं एक जगह और बताता हूँ आपको, लोग क्या कहते हैं, जो आपके कैंडिडेट हैं गुड़गांव में, वो बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हैरान आप ये होंगे कि उनके गांव वाले नहीं जानते थे जब तक ये इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ कि ये यहाँ का है, बिकॉज ही नेवर प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ कि मैं हरियाणा का हूँ। हाँ, वो तो उसको ये रहा कि मुझे शायद बुद्धिजीवी नहीं मानेंगे। हाँ। दिस इज ए वेरी वो तो इस यहाँ ड्रॉबैक। देश एक हमारी एकेडमी में ही एम्प्लॉय है, उन्होंने कहा जी ये यूपी वाला यहाँ क्यों लगा दिया? मैंने कहा कहता जी उस गांव नहीं, का ये तो मैं भी हूँ। ये तो डॉक्टर साहब इस देश की राजनीति का आप चलन लेकिन फिर है। भी जो इस जी, मनमोहन सिंह कहाँ से इलेक्शन, हाँ, कहाँ से मनोनीत वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी जो इस देखिए, चर्चा से निकल कर आ इलेक्शन रहा है और कि मनोनीत में वक्त बहुत खत्म हो फर्क रहा है, है, इलेक्शन डॉक्टर भी साहब लड़े इस और चर्चा से जगह यही निकल कर आ रहा है कि आप लोगों ने जो कहा कि मतदाता के दिल में क्या है वो नहीं पता, वो अब 16 मई को नतीजे ही बताएंगे और 10 अप्रैल का हमें इंतजार करना होगा कि कितने फीसदी लोग यहाँ आते हैं मतदान करने। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए
रात दिन।